राधे, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज बात करने वाले हैं हम सीसाब की काउंसलिंग के बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जोसा से सीसाब में आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे सीसाब की काउंसलिंग में। अब आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग में कितने पैसे लगाने हैं, वो कब पेमेंट करनी है, किसको कौन सी पेमेंट्स करनी है, कितने वैरायटी ऑफ पेमेंट्स हैं, सारी बातें वीडियो में करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। काउंसलिंग रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ शुरू करते हैं। यार देखो, बहुत सीधी सी बात है। आपको अगर मैं सीसाब की काउंसलिंग की बात करूं तो पहले तो वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जोसा में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह तो हो चुका है। लेकिन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर ये कि आपको वहाँ पे कोई पहले से पैसे नहीं देने थे, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सीसाब के पोर्टल पे। उसके बाद SREF जो है वो आपको पे करना है, एनरोलमेंट फीस है बेसिकली। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, तो यहाँ पे आपको SREF पहले पे करना होता है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई। उसके बाद आप देखोगे, एक बारी डिवाइड कर लेते हैं। देखो, अगर मान लो आपने वहाँ ऑलरेडी पेमेंट करी, वहाँ पे आपने SAF भी पे किया है, पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करी है, तो यहाँ पर आकर आपको पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो ओवरऑल जनरल कैटेगरी से आते हो 45,000 रुपीज़ जो है वो लगेंगे। मतलब 5,000 आपका नॉन रिफंडेबल जो फीस होती है वो रहेगी, और बाकी 40,000 वो डिपेंड करता है आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, कि रिफंड होगा नहीं होगा, वो भी हम आगे जो है बात करेंगे। बाकी SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए यही जो फीस हो जाती है वो क्या हो जाती है, 20,000 की। तो अब दो चीज़ें जो आपको रिमेंबर करनी है वो क्या है। पहला, अगर आपने PAF जो है वो पे कर दिया है तो आपकी जो जोसा की सीट है वो ऑलरेडी सेव्ड है। मतलब अगर आपने वहाँ पे जोसा में क्या किया है, पार्शियल, एक सेकेंड है ना, मान लो आपने क्या किया है, जोसा में अपनी SAF भी पे करी है और उसके साथ साथ पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करी है। मतलब कि आपके पास जो जोसा की सीट है वो सेफ है। आप यहाँ पे सीसाब की काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करो। लेकिन यार ध्यान रखना, अगर आपको ऑलरेडी लेट से कोई NIT मिली है वहाँ पे, तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी थी, अगर वहाँ पे आपको किसी भी अच्छी NIT में आपको अच्छी ब्रांच मिली है, तो यहाँ पे अगर बेटर ब्रांच मिल रही है, या फिर जब भी चॉइस फिलिंग करना तो अपनी चॉइसेस में जो आपको अलॉट हुआ है जोसा में, उससे बेटर ब्रांच ही रखना यहाँ ऊपर। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा यार, ऑलरेडी आपके पास एक बेटर NIT का बेटर ब्रांच का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग में ऊपर अच्छी ब्रांचेस नहीं पुट करी है, तो सीसाब का फायदा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो वो वाली सीट है, अगर यहाँ पे कोई भी सीट अलॉट हो गई तो ये एक जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच आपको जोसा के थ्रू मिली थी वो भी चली जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको। और अगर आपने पे नहीं किया तो आपका जो जोसा का सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे आपने PF, अब तो डेट निकल गई है, तो आई होप आप लोगों ने पे कर दिया था। 24 की जो है लास्ट डेट थी। अब आगे आने वाले स्टूडेंट्स की जो है हम बात करें, बेसिकली सीसाब की जो है बात कर रहे हैं। तो SREF क्या होता है यार, स्पेशल राउंड कहते हैं सीसाब को। यहाँ की जो एनरोलमेंट फीस है वो है टोटल 45,000 की है। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 20,000 की है। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 5,000 होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और 40,000 जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है। ये फीस रिफंडेबल है, अब वो डिपेंड करेगा, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस 1 सेकेंड भी होती है, जो आपको सीट मिलने के बाद जो है वो पे करनी होती, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी अगर मैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो इसी का 5,000 जो है आपका नॉन रिफंडेबल हो जाएगा, और 15,000 जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस 1 जो है वो हो जाता है किसके लिए, ST SC और PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, चलो IAF 2 क्या होता है। IAF 1 मैंने आपको बता दिया कि आपकी नॉन रिफंडेबल के साथ साथ जो SREF का कॉम्बिनेशन 2 हो गया। पहला कि इंस्टीट्यूशन जो आपकी फ़ीस है IAF 1 वो है, और दूसरा नॉन रिफंडेबल वाला पार्ट है। अब ये क्या है, आपको जब सीट मिल जाएगी तभी ही आपको जो है पे करना है IAF 2। वो क्या है, 35,000 है जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए 16,000 है। तो अगर आपने ऑलरेडी फ़ीस पे कर दी है जोसा में,
तो आपका जो पैसा है वो एडजस्ट हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस केस में रिफंड नहीं आएगा ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सीसैप की काउंसलिंग में एग्जैक्टली जो भी स्टूडेंट्स, चाहे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी जोसा में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से आ रहे हो, सीसैप की काउंसलिंग में आपको बेटर ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, अगर ये जानना चाहते हो तो यार इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, studentkhabri.com पे जाना है। ऑलराइट, ये हमारी वेबसाइट है studentkhabri.com। आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको टूल्स दिखेंगे। देखो सीसैप का आप प्रेडिक्टर पहले यूज़ कर लो, एटलीस्ट पता लगा लो कि जो सीट लेट्स से जोसा में आपको मिली है उससे बेटर आपके पास ऑप्शन है या नहीं है, या फिर सिंपली अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास सीसैप में सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि 28 से आपकी सीसैप की चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो है वो 28 से स्टार्ट है। चलो सीसैप की अगर मैं बात कर ही रही हूँ, प्रेडिक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यार बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको देख के आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पर गए, यहाँ पे हमने अपनी रैंक पुट करी। चलो आपकी रैंक मान लेते हैं 65,000 आ रही है, ठीक है। चलो 65,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच देख सकते हो आपकी, मुझे जो है मेरी ब्रांच कौन सी NITs, कौन सी GFTIs, कौन सी IIITs में मिल रही हैं, आप ये भी जो है चेक कर सकते हो। प्रेडिक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 65,000 जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो भी NITs, IIITs, GFTIs मिल रही हैं, उनमें जो भी ब्रांचेस मिल रही हैं वो किस राउंड में मिलेंगे, किस कोटा के थ्रू मिलेंगी, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी उनकी लास्ट ईयर, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे। अब इससे क्या बेनिफिट हो गया, इससे आपको ये पता चल गया कि आपकी एग्जैक्ट रैंक पे जब चॉइस फिलिंग करोगे तो कौन सी NIT में मेरी ब्रांच मिल रही है ये तो ज़रूर ही पुट करना है। उसके बाद टॉप NITs की टॉप ब्रांच पुट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नहीं मिल पाएंगी तो आपको पुट करनी है, कर सकते हो, बट एक्चुअल रियलिस्टिक ऑप्शंस भी आपको पुट करने ही चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, सीट मैट्रिक्स आ गई है, फाइनल भी आ ही जाएगी 28 तारीख से पहले, तो आपको वो अगर वहाँ पे कहीं पे सीट मैट्रिक्स में 0 दिख रहा है तो उसको देख के भी परेशान नहीं हो रहा है। लेट्स से आपको किसी भी लेट्स से मैनेट भोपाल है, यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स में किसी भी ब्रांच में 0 दिख रहा है तो सेकेंड राउंड में हो सकता है कोई छोड़ दे और वहाँ पे आपको वो सीट मिल जाए, तो 0 देख के चॉइस फिलिंग में नहीं पुट करना एक मिस्टेक हो सकती है। इसलिए पुट कर देना, क्या होगा यार, पहले भी 0 थी, मिल पहले भी नहीं रहा था, अभी चांस तो नहीं निकलेगा ना हाथ से। तो ध्यान रखना, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कोई अच्छी सीट अपनी रैंक पे मिल जाएगी। बहुत लेट रैंक पे भी NITs मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। बाकी चॉइस टूल्स पे चलते हैं। चॉइस फिलिंग आखिर कैसे करनी है, मेन तो यार चॉइस फिलिंग ही है, उसके थ्रू ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो अगेन आपको यहाँ पे सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, इसके भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। गो टू टूल पे जाओ, यहाँ अपनी रैंक पुट करो। अब मान लीजिए 65,000 ही वापस से ले लेते हैं, ठीक है। आपकी कैटेगरी क्या ली थी हमने, कैटेगरी ओपन सेलेक्ट करी थी, राउंड सेलेक्ट कर सकते हो 1, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हो। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेजेस, जो भी IIITs, NITs, GFTIs पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं सीसैप की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपने प्रेडिक्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि कौन सी कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिल रही है। गो थ्रू कर लो इस लिस्ट को और यहाँ पे गो थ्रू करके सेलेक्ट कर लो कि कौन से कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ऑलराइट, ने व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन रेड दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये वाले कॉलेज की ये वाली ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हमको पता है कि प्रेडिक्टर ने बता दिया है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस करेक्ट ऑर्डर में हमको तो अरेंज करना है। उसके बाद जो भी ग्रीन ऑप्शंस दिख रहे हैं इनका क्या मतलब है, ये वाली कॉलेज की आपको ये ब्रांचेस जो दिख रही हैं ग्रीन वो मिल जाएंगी। बस एक बारी ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर लेना तो ये जो करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज हो जाएगी रैंकिंग के हिसाब से और ये बन जाएगी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग एक स्टेप में सिंपली ये पूरा का पूरा टूल करके दे देगा। सेव कर लो, 28 तारीख से वैसे भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, आपकी हेल्प जो है वो हो जाएगी। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार देखो, अगर आप सीसैप की काउंसलिंग में आ रहे हो
जोसा से आ रहे हो, ठीक है, सीसाब की काउंसलिंग में, तो आपके 1000 जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। वहाँ भी मैंने ओवरऑल कितना बताया, 45,000 जो है बताया था। तो अब आपको कंसिडर करके चलना है कि अगर आप जोसा से यहाँ पे आ रहे हो किस में, सीसाब की काउंसलिंग में, तो 44,000 का अमाउंट जो है वो आपको एज काउंटिंग रखनी है। 1000 डिडक्ट हो जाता है। अब चाहे वहाँ 15 लग रही थी, 25 लग रही थी, वो भी जो है आप 1000 जो है डिडक्ट कर देना, ऐसा होता है। बाकी बैलेंस अमाउंट जो है वो आपका अपने आप आ जाएगा, कहाँ पे, आपकी सीसाब की काउंसलिंग में। तो बेसिकली कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जैसे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या फिर पार्टिसिपेट किया, कोई सीट नहीं मिली, सीट मिली थी लेकिन एडमिशन एसएएफ जो है वो पे नहीं कर पाए आप, तो उस हिसाब से बहुत सारी टाइप्स हैं। आप देख लो आप किस टाइप में आते हो, और उनके हिसाब से ये भी देख लो कि आपको कितनी पेमेंट अभी करनी होगी। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले टाइप 1 डिस्कस कर लेते हैं कि जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इसका क्या मतलब है कि आप 28 को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी क्या फीस एडजस्ट होगी। भैया हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कोई फीस दी नहीं, तो एडजस्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको फुल SREF जो है वो पे करना है। तो अगर जनरल कैटेगरी से आते हो 5000 प्लस ये जो नॉन रिफंडेबल है, प्लस आपको 40,000 जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे करने हैं पूरे के पूरे। बाकी आपको ये सिर्फ किसके लिए, जनरल, EWS और OBC के लिए है। बाकी आपको ऑलरेडी पता है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है किस में, जोसा की काउंसलिंग में, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। अब सीट हो सकता है बहुत सारी वजह से नहीं मिली हो, सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है सीट नहीं मिली हो। तो आपको अगर वहाँ पे कोई सीट नहीं मिली है तो सीसाब में पहले तो आपको कितने पैसे लगेंगे, आपको पूरा SREF पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपने कोई भी जो है चार्जेस पे नहीं किए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि आपको एनरोलमेंट पहले ही SREF जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही पे करना होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो क्योंकि आप जोसा से आ रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई सीन था नहीं, तो आपने ऑलरेडी अभी तक कोई फीस पे करी नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी फुल SREF। थर्ड, अगर मान लो आपने ऐसे, आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने SAF पे ही नहीं किया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स ने भी ऑलरेडी वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करी है, तो आपको यहाँ पे फुल SREF पे करना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जिट कर दिया था जोसा की काउंसलिंग में, आपको सीट मिलने के बाद आपने एग्जिट कर दिया था, आपको भी फुल SREF पे करना पड़ेगा। और टाइप 5 वाले स्टूडेंट्स जिनकी IIT की सीट किसी भी वजह से, या तो आपने विड्रॉ कर ली थी या फिर आपकी सीट कैंसिल हो गई थी डॉक्यूमेंट्स की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे कोई फीस पे नहीं करी है, तो आपको फुल SREF जो है वो पे करनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो क्या है, टाइप 6, कि आपको जोसा की काउंसलिंग में सीट भी मिली है, आपने SAF भी पे किया है, और उसके साथ साथ आपने पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करी है। मतलब आपने टोटल 45,000 का जो है वहाँ पे पेमेंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको कितना करना है वो बता देती हूँ। पहली चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया, 1000 डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका 44,000 एडजस्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5000 का पे करना होगा, बाकी आपका जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर SAF जो है वो पे नहीं करना है, यहाँ पे आपका एडजस्ट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद टाइप 7 कौन से स्टूडेंट्स हैं कि जिनको सीट मिली थी बट उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे आपको 33,000 का जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक्चुअली इट इज़ 34, यहाँ पे आपको 40,000 का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 40,000 जो है वो है, उसके बाद आपको 5,000 का जो है करना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 जो है ऑलरेडी वहाँ पे आपने किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने विड्रॉ कर लिया था तो 33,000 एडजस्ट होता है, बाकी 12,000 आपको जो है पे करने हैं। और मान लो किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई थी, ऐसे स्टूडेंट्स, तो आपको 36,000 पे करने हैं, और 9,000 जो है वो आपका यहाँ पे फ्रेश जो है होगा। 36,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा। टाइप 9 कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट मिली थी लेकिन उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पे करी थी, मतलब उन्होंने अपनी सीट पे जो है एडमिशन के टाइम पे पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करी थी, तो उस केस में भी 33,000 जो है वो एडजस्ट होगा, और आपको यहाँ पे 12,000 जो है फ्रेश पेमेंट करनी पड़ेगी सीसाब की काउंसलिंग में। तो एक बारी चेक कर लो कि आप कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में फॉल कर रहे हो, और उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि आपको अभी सीसाब की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करोगे तो कितना
पेमेंट करना होगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैटेगरी, यार देखो कैटेगरी इसका तो डेट निकल गई है, तो अगर आपने ऑलरेडी अपना जो है कैटेगरी अपग्रेड कराया होगा पहले किसी भी वजह से, डॉक्यूमेंट वगैरह मिसमैच की वजह से, अगर आपने जनरल कैटेगरी से पूरी की पूरी काउंसलिंग करी थी, तो यहाँ पे आपको जो है 15,000 पे करना था, उसकी डेट ऑलरेडी जा चुकी है। आई होप आपने अपग्रेड करा लिया होगा, क्योंकि कैटेगरी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बाकी रिफंड की अगर मैं बात कर लूँ तो यार देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो 5,000 है वो नॉन रिफंडेबल है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। उसके बाद आपको जो है 5,000 डिडक्ट हो जाएगा अगर SAF का पेमेंट जो है वो किया है, और ऐसे फर्दर फिर मतलब जो भी आप रूल्स ब्रेक करते जाओगे उसके हिसाब से 2,000 करके डिडक्शन जो है वो होता जाएगा। तो अगर आपने अपनी सीट विड्रॉ कर ली, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे 2,000 और कट के फिर ओवरऑल 7,000 कट के आपको बाकी जो रिफंड है वो मिल जाएगा, और 7,000 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप PAF जो है वो पे नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से डिडक्शन हो जाता है। बट याद रखना कि मान लो आपने क्या किया, आपने चॉइस फिलिंग करी, चलो किस केस में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सबसे पहला आपने अगर IAF 2 जो है वो नहीं पे किया है तो आपका रिफंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद आपने सीट ले ली, आपने क्या करा, सीट जो है आपको मिली है लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, उस केस में भी आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तीसरा कौन सा केस है, डॉक्यूमेंट्स जो है इनवैलिड है, उसकी वजह से आपकी सीट अगर कैंसिल हो गई तो आपको जो है कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और चौथा, फीस ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है अलॉटेड कॉलेज को, और फिर आप बोलोगे कि भैया जोसा के अपने रूल्स होते हैं, मुझे जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उस केस में आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यार देखो, डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर देना और सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको सीट एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर आपको अपनी रैंक के, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सबसे अच्छी सीट जो है वो मिल जा रही होगी। अब सही तरीके से आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने बता दिया, studentkhapri.com विजिट कर लेना। सीसाब का प्रेडिक्टर है, चॉइस फिलिंग टूल है, और अगर आपको हेल्प लग रही है, मेंटोरशिप लग रही है, नहीं समझ आ रहा है कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.